प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। ओके फाइन। सो कल हमारा है ना 5 ईयर गोल्स में हम लोगों ने ना ग्रोथ वाला पार्ट कंप्लीट किया था, है ना? ये रहे ग्रोथ वाला। अभी है ना हम लोग बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन की। आज ग्रोथ जयेश मैं आपके लिए एक बार रिपीट करूं, ग्रोथ सिंपल जीडीपी बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ना, है ना, कंट्री का। तो क्योंकि ग्रोथ क्यों रखा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स से जैसे ही हम लोग आजाद हुए थे तो इंडिया में क्या था, इंडिया में स्टेगनेंट इकोनॉमी हो गई थी, रुक गई थी इकोनॉमी, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। 3.5% जितना खाली उस टाइम पे ग्रोथ था। तो और ज्यादा अपने को जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव ही क्या रखा गया, ग्रोथ। ठीक है, तो इसकी बात कल हम लोगों ने की थी। आज हम लोग बात करें, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, मॉडर्नाइजेशन। चलो देखो मॉडर्नाइजेशन में यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, यही चीज बताई थी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी मॉडर्नाइजेशन कंट्री में होना चाहिए और सोशल आउटलुक के रिलेटेड भी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन बताया हुआ है। देखो क्या लिखा है, इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज recognized the need for the modernization of society to raise the standard of living of the people। अब मॉडर्नाइजेशन में दो चीजें इंक्लूड, पहली अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या लिखा है कि मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। अच्छे सीड्स, अच्छे क्वालिटी के HYV हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स यूज करने चाहिए हम लोगों को। सेम एज इट इज फैक्ट्रीज वगैरह में गुड्स और सर्विसेज कैसे इंक्रीज करने चाहिए, मशीन्स के थ्रू, राइट। तो देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल में वही लिखा है। For example, a farmer can increase the output or a production on the farm by using the new seeds varieties instead of using old traditional one. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. So नए तरीके की मशीन यूज करके, तो एक ये तरीके का मॉडर्नाइजेशन बताया और दूसरा बताया हुआ है चेंज इन द सोशल आउटलुक। क्या बोला है, मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स अ चेंज इन द सोशल आउटलुक। कल ही मैंने इस चीज के ऊपर बात की थी कि लोगों की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे जो हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी है, तो वो इक्वल राइट्स वुमेन को भी मिलने चाहिए। जो जेंडर रेशियो आपको पता है हमारे कंट्री का, भाई पर 1000 मेल के सामने फीमेल्स हमारे इंडिया में कम है। तो ऐसा क्यों है, पहले बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हुआ करते थे, सती सिस्टम, न दूध पीती बच्ची, ऐसा वाले सिस्टम्स एक्चुअली हुआ करते थे। और लड़कियां अगर पैदा होती थी तो उसको तो या तो मार देते थे या फिर दूध में डाल देते थे उसको, ऐसा सब चीजें करते थे। क्योंकि बोलते थे भाई जो बच्ची पैदा हुई है, गर्ल पैदा हुई है तो वो बोझ है भाई। तो ऐसा सब चीजें ट्रीट किया जाता था पहले के टाइम पे। तो उस सोच में क्या आना चाहिए था, चेंज आना चाहिए था। जेंडर एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of talents of women in the workplace. Means ऐसा नहीं है कि जॉब्स में सिर्फ और सिर्फ मेल ही होंगे, हर एक जॉब में वुमेन्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बस वुमेन है ना घर में काम करेगी खाली और बाहर जाके जॉब वॉब नहीं करेगी। भाई हमारे सिंधी दिमाग है ना, बहुत ऐसे चलते हैं आज भी। इवन मैं बोल रही हूँ ना, पहले के टाइम पे तो था ही ऐसा, लेकिन जो दादा दादी वगैरह हमारे हुआ करते थे तो हमारी बुआओं को और इन सबको पढ़ने के लिए परमिशंस नहीं दी जाती थी, यहाँ जॉब वॉब करने के लिए परमिशंस नहीं मिलती थी। बहुत ऐसी रेयर फैमिलीज होती थी जिनको परमिशन ही मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे भी क्यों कमाना है तुझे, क्यों जॉब करनी है, खाली 20,000 रुपए कमाने हैं भाई, जॉब 20,000 वाली। भाई कोई बच्ची बोले या भाई बेटी बोले पापा से तो भी वो लोग मना कर देंगे। आज के टाइम पे भी इवन आप लोगों ने नोटिस किया है ये चीज, यस और नो?
आपके मतलब आसपास में आपको ये चीज दिखती होगी। इवन आज भी ऐसा है, जॉब करने नहीं देंगे, है ऐसा। इवन किसी के फैमिलीज एंड ऑल ऐसे सब में या आपके आसपास में आपने देखा हो, जस्ट रेज अ हैंड। हाँ, आप लोगों के इधर नहीं है, आपने नहीं देखा है ऐसी चीज? यस। जय, सुमित, सुनील, आशीष, बताओ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली कि नहीं? यस सुमित। मैम आपकी कोई वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ना वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, मैम थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। थोड़ी थोड़ी अटक रही है ऐसा। मैम शायद मेरा हो सकता है नेटवर्क इश्यू। तो मैं ना एक काम करती हूँ, मेरे पास एक और रास्ता है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये सभी क्लियर है आवाज? और मैं क्या पूछ रही थी, आपके फैमिलीज में ऐसा है कि लड़कियों को जॉब वॉब नहीं करने देंगे हम? नहीं दी नहीं। नहीं दीदी नहीं। मॉडर्नाइज हो चुका है ना। हाँ दी। हाँ वही होना चाहिए। आज की हालत ऐसी हो गई है सबकी घरों में कि जितने जने हैं ना घर में, अगर 5 जने हैं, 4 जने हैं, भाई 6 जने हैं, वो 6 के 6 को कमाना चाहिए आज के टाइम पे, तो घर चलता है। भाई आज का सिचुएशन ही ऐसा हो गया, लोगों की इनकम इतनी कम हो गई है। पहले जैसा जमाना नहीं रहा है कि भाई एक ही जना 10 लोगों को पाल सकता है, पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी 4 जने घर में, 4 जनों को ही कमाना पड़ेगा तो घर चलेगा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा भाई। सो ये सब चीजें एक्चुअली देखो लाना जरूरी है। और देखो ये ऑब्जेक्टिव रखा था तो आज फिर भी थोड़ा बहुत सोसाइटी में चेंज आया है। फिर आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी सारी स्कीम्स निकाली। फिर आप लोगों ने ये भी इवन देखा होगा जी कि कंपनीज में भी सीईओज मैम। में। जी 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 बोलो। मैम एक बार मैं रिज्वाइन करूं, मेरी अटक रही है नेट। यस सुमित, कर लो रिज्वाइन। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि इवन कंपनीज के जो सीईओज होते हैं उनमें भी आजकल कंपलसरी है कि वुमेन होनी ही होनी चाहिए। बताओ, तो ये सब चीजें क्या है भाई? मॉडर्नाइजेशन का साइन है कि भाई उस वक्त से ही गोल सेट किया था और थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके इंडिया में मॉडर्नाइजेशन, भाई इम्पोर्टेंस टू वुमेन और ऐसी सब चीजों को ले आए थे। अभी है ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जयेश ऑलरेडी आप नहीं थे, कल मैंने डिस्कस किया था इन लोगों के साथ कि ना अभी मॉडर्नाइजेशन भी कंट्री में चाहिए और रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। ऐसे दोनों चीजें कैसे पॉसिबल होगी, मुझे बता सकते हो जयेश? दीदी दोनों चीजें कभी एक साथ होगी ही नहीं ना। हाँ वही तो, क्या करने का? अगर आप सरकार होते तो क्या करते? कंट्री में इतना दीदी अनएम्प्लॉयमेंट भी है और मॉडर्नाइजेशन भी अगर है। मेरी कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयड है तो मैं मॉडर्नाइजेशन से पहले मतलब कैपिटल इंटेंसिव की जगह मैं लेबर इंटेंसिव मेथड चूज करता पर प्रोडक्शन लेबर मेथड। इंटेंसिव, देखो लेबर इंटेंसिव आप बोल रहे हो, लेकिन ये लेबर इंटेंसिव आपको महंगा पड़े तो? दीदी कंट्री में भी लोग मरेंगे तो उसका भी तो वो एक एक्सपेंस गवर्नमेंट के ऊपर ही होगा ना। अगर वो तो होगा, हाँ वो तो होगा, लेकिन आपकी जैसे अगर पर्सनल फैक्ट्री है तो आप क्यों हाँ बोलोगे? क्योंकि आप सोशल वेलफेयर करने थोड़ी बैठे हो, आपका तो हाँ अगर प्रॉफिट पर्सनल प्रॉफिट मोटिव है ना। पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो पर्सनल लेवल पे तो मैं तो कैपिटल यूज करूंगा ना। हाँ तो वही वही तो बात है, वही तो चीज है। आज रिलायंस है, ये सब है, तो क्या यूज अब कर वो रहे हैं? मशीनरीज ही यूज कर रहे हैं ना। हाँ
और एम्प्लॉयमेंट, चलो देखो मानते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जितना एम्प्लॉयमेंट भाई, जितना हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर है, सामने डिमांड तो नहीं है ना। और सरकार, हर चीज में सरकार क्यों काम करे भाई, देश तो हमारा भी है, हम लोगों को भी काम करना चाहिए, बिकॉज वी आर बिजनेस, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर हमारा बिजनेस है तो हमको भी तो थोड़ा बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमको भी तो वो चीज करनी चाहिए ना, यस और नो। हाँ दीदी। हाँ, तो ये चीज क्या है, दोनों भाई दो प्लान्स, काफी बार क्या होता था, ये प्लान्स तो तैयार कर दिए भाई, हाँ भाई है ना, इसे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ना ये अचीव करने हैं, लेकिन क्लैश हो जाते थे एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्टिव काफी बार। अभी देखो यहाँ पे बोलते ग्रोथ भी करनी है और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर ग्रोथ करनी है कंट्री में। अरे आत्मनिर्भर ग्रोथ करने के लिए आप सोचो, दो ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, उन दोनों को साथ में अप्लाई करके देखो हमारे कंट्री के, इंडिया के लिए। अब हमारे इंडिया में बोलते हैं कि प्रोडक्शन फास्ट चाहिए हमको, ग्रोथ फास्ट चाहिए, तो ग्रोथ फास्ट चाहिए, तो वो हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग कैसे, किस तरीके से ग्रोथ फास्ट करेंगे, और किस तरीके से सेल्फ रिलायंस हम कैसे करें, बिकॉज हमको ग्रोथ अगर फास्ट करनी है तो हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी मशीनरीज ना, प्लांट और ये सब कुछ, तो जाके इंडिया में सेल भाई प्रोडक्शन होगा और फिर जाकर वही ग्रोथ हो सकेगा। स्टार्टिंग में तो ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो, सेल्फ रिलायंस भी ना, ग्रोथ भी चाहिए सामने। तो ये क्या है, जो गोल्स थे ना, वो गोल्स एक साथ सारे अचीव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ सारे अचीव करने जाएंगे ना तो क्लैश हो जाएंगे सारे गोल्स, समझे। तो इस वजह से अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग गोल को इंपॉर्टेंस दिया था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस को इस वजह से इंपॉर्टेंट दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स फोकस किस पे करते थे, कैश क्रॉप्स पे फोकस करते थे, फूड ग्रेन्स पे प्रोडक्शन उसके ऊपर फोकस नहीं करते थे। तो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट हम लोग उस चीज में सेल्फ रिलायंस हो सके, तभी सेल्फ रिलायंस वाला ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेल्फ रिलायंस। सो सेल्फ रिलायंस में देखो क्या लिखा है, द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंस, मैं बोल सकती हूँ। Self reliance under Indian conditions means overcoming the need of external assistance. In other words, it means to have development through domestic resources. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम से ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, उन्हीं रिसोर्सेज से देश में प्रोडक्शन होना चाहिए। हमको किसी भी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना है फॉर द रिसोर्सेज, समझे। ये एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन यूज ऑफ ओन रिसोर्सेस in order to reduce our dependence on the foreign countries. So भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन अपने को अगर देश में करना है तो सीधी सी बात है कि हमको खुद के रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। देखो अभी सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया, तो इसके दो रीजंस थे। एक तो जो हमारा फॉरेन डिपेंडेंसी था वो कम हो सकेगा, और फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगा तो सीधी सी बात है फॉरेन इंटरफेरेंस जो करती है भाई, फॉरेन अब्रॉड की जो भी पार्टीज होगी और वो सब, तो वो इंटरफेरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं अगर पढ़ूं तो टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एज इंडिया वाज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। सीधी सी बात है, अभी आजाद हुई है इंडिया और अभी से ही उसका डिपेंडेंस अगर फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर से कोई ना कोई राज करने आ जाएगा भाई। सो इससे बेटर है कि हम लोग है ना सेल्फ रिलायंस वाले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। ये ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से बहुत सही किया था उस टाइम पे रखकर। So stress should be given to attain self reliance. फिर next point क्या लिखी हुई है, to avoid foreign interference means it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology, foreign capital may increase foreign interference in the policy of our country. अभी ये ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए,
हम आजाद हुए, हम आजाद पंछी बने, और अभी से फिर से हमारे ये पंख वगैरह बांध दे ये लोग। क्यों, कैसे बांधेंगे, जब अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड कर दे, भाई इंपोर्ट करना शुरू कर दे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करे, कैपिटल इंपोर्ट करे वहां से, तो ये गलत होगा। इससे क्या हो जाएगा, फिर से वो लोग हमारी कंट्री की पॉलिसीज में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से 5 ईयर प्लान के अंदर इस ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया गया। ठीक है, सो सेल्फ रिलायंस क्लियर एवरीवन? यस, सभी को क्लियर? यस मैम। हाँ दी। नेक्स्ट आ जाता है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी दैट इज अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो या पुअर रिच के बीच में हो, तो ये भेदभाव हटाना है बड़ी। सो देखो क्या लिखा है, the objectives of growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of a life which people are living. अब देखो, देश में अगर ग्रोथ हो जाए, प्रोडक्शन जबरदस्त बढ़ रहा है, नेशनल इनकम जबरदस्त की बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन करो, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है सोसाइटी में, सेल्फ रिलायंस भी हो रहा है, भाई आत्मनिर्भर भी हो रहा है हमारा देश, लेकिन वो जो गरीबी और मतलब जो गरीब और रिचर पर्सन के बीच में जो इनइक्वालिटी है, अगर वो वैसी की वैसी ही रही, तो मुझे बताओ हमारे देश में कितना भी ग्रोथ हो जाए, कितना भी मॉडर्नाइजेशन, कितना भी सेल्फ रिलायंस हो जाए, कोई मतलब क्या? बोलो, हम तीनों ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव कर ले, लेकिन देश में इक्वालिटी नहीं हो, देश में भेदभाव हो गरीब और अमीर के बीच में, तो हमारा ये अचीव करने का क्या मतलब है? सो हम लोगों को ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ साथ में हमको इनइक्वालिटी को हटाना है, इक्वालिटी पे हमको फोकस करना है। गरीबी और ज्यादा, भाई गरीब लोग और ज्यादा गरीब नहीं होते जाए और अमीर लोग और ज्यादा अमीर नहीं होते जाए, समझे? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आज इंडिया में देखो ये प्रॉब्लम जितनी भी है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, फिर पॉवर्टी है इतना ज्यादा, करप्शन है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बात आती है, दैट इज इनइक्वालिटी। कहीं ना कहीं मतलब एक इंसान, जैसे गरीब इंसान है, फार्मर, आज वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि वो गरीब है भाई, उसके पास कितना भी टैलेंट हो, उसको कितनी भी अच्छी खेती बाड़ी करने आती हो, लेकिन वो इंसान नहीं बढ़ सकता आगे। तो ये भेदभाव, क्योंकि गरीब इंसान को हम लोग देखते ही ऐसा है, उनके बारे में सोचते ही ऐसा है, उनको ट्रीट ही वैसे करते हैं हम लोग हमारे देश में। आज देखो हमारे घर में वो पेंटिंग करने वाले आते हैं, या फिर हमारे घर में कोई दूसरे काम करने के लिए, फर्नीचर कारपेंटरी वाले काम करने वाले लोग आते हैं, या क्या, तो कैसे हमारी मतलब सोच ही वैसी चलती है, हम इक्वल उनको देख ही नहीं पाते हैं। उनको है ना, जैसे हम लोग कैसे चाय, हम जिस कप में हम लोग चाय पीते हैं, तो क्या उसी कप में हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, कारपेंटर न जो पेंटर वगैरह आते हैं हमारे घर में करने के लिए? जस्ट टेल मी, सेम कप में, जिस तरीके का कप हम लोग यूज करते हैं चाय पीने के लिए, क्या हम लोग वही कप में उनको प्रोवाइड करते हैं? कि हम ऐसे वैसे ठीक है नॉर्मल वाले, कोई भी ऐसा पड़ा होगा ना, उसी कप में हम उनको चाय देंगे? जस्ट टेल मी, क्या करते हैं हम लोग? क्या हम लोग इक्विटी मेंटेन करते हैं? यस और नो? नो दी। नो, इट्स सिंपल नो, राइट? क्योंकि हम भेदभाव करते ही है आज भी, राइट? सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the objectives of growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of a life which people are living. So it is important to ensure the benefits of economic prosperity are availed by all the sections, whether it is a rich or a poor. समझे? हर किसी को भाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के, देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके बेनिफिट्स हर किसी को मिलने चाहिए। In addition to the objectives of growth, modernization and self-reliance, equity is also important.
because according to the equity every Indian should be able to meet his or her basic needs. हर किसी का हक है कि उसको बेसिक नीड्स मिलने चाहिए, whether it is a food, house, clothing, education और हेल्थ केयर। देखो पहले रोटी कपड़ा मकान सिर्फ इंक्लूडेड होता था बेसिक नीड्स में, लेकिन 2011 के बाद इन बेसिक नीड्स के अंदर एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है, समझे। 2011 में तेंदुलकर कमेटी थी पॉवर्टी मेजर करने के लिए हमारे कंट्री में। उस कमेटी ने भाई, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर करके चेयरमैन थे, उस चेयरमैन ने इस चीज को इंक्लूड किया कि हर एक बेसिक नीड में एजुकेशन और हेल्थ ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तभी आपको देखा उसके बाद है ना एजुकेशन, फ्री एजुकेशन होने लगा अप टू 14 इयर्स, मतलब हर बच्चे का राइट है एजुकेशन को मिलना, तो समझे। तो 14 अप टू 14 इयर्स फ्री एजुकेशन मिलते गए। फिर हेल्थ रिलेटेड भी इतने सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ओपन किए गए फ्री में भाई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने की। यहाँ सिविल वगैरह है तो आप वो देखते ही हो वहां पे। सो एन इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। और हम लोगों को जितनी भाई हमारे से जितनी कोशिश हो सके हमारे देश का जो वेल्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो प्रॉपर करना है, भेदभाव नहीं करना है। In short, equity aims to raise the standard of living of the people, all people, and promote the social justice. मतलब हमारे देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए, हर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली बात है इक्विटी की। मुझे बताओ इक्विटी वाला जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो इंडिया में अचीव हो सकता है? यस और नो? नहीं मैम। नहीं, क्यों ऐसा? मैम वो ग्रोथ बढ़ रही है तो मैम ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी माइंड का ही ऐसा है कि मैम हम मतलब वो भेदभाव करते ही है मैम हमारी, मतलब वो माइंड में हमारे वो पड़ गई है एक बात। हाँ एग्जैक्टली, तो वही तो बोल रहे हैं। आज आपको जो एजुकेट किया जा रहा है, आपको जो ये बताया जा रहा है सारी चीजें, तो इससे तो हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए ना कि यार हम लोग एटलीस्ट भेदभाव नहीं करें। जैसे हमारे घर पे मेड्स आती है यहाँ क्या, तो भी हम उनके साथ भी वो भेदभाव ही होता है। उनको है ना हम लोग अपने बेड पे, अपने सोफास पे और ऐसे सब पे नहीं बैठने देंगे, वो नीचे ही बैठेगी, राइट। मतलब देखो हमारे कंट्री में ना वर्क रिलेटेड या कोई दूसरी चीज हो, हर चीज के रिलेटेड इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी और ये सब चीजें है ही है कंट्री में। चाहे अभी इधर तो देखो रिच और पुअर के बारे में बात हो रही है, वो तो हम लोगों ने सबने देखा ही है। उसके हिसाब से इवन मेल फीमेल में मतलब कितना भी कोशिश कर लो इक्विटी नहीं हो पा रहा है ऑब्जेक्टिव अचीव कंट्री में। और हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे किसको? हमारी सरकार को। देखो सरकार हम लोगों से बनी है, हम लोग जो सोसाइटी वाले हैं ना सारे, इनसे बनी है सरकार भाई। तो सबसे पहले तो मुझसे कोई पूछता है कि यार हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और हमारे देश में ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, करप्शन, ऐसी सब चीजें क्यों है, तो मैं उसको एक ही जवाब देती हूँ कि पहले ना खुद की सोच सुधारो भाई, खुद की सोच अच्छी करो, खुद की सोच में मॉडर्नाइजेशन ले आओ, खुद का ग्रोथ करो। देखो हर एक इंडिविजुअल खुद का ग्रोथ करेगा, खुद की भाई खुद आत्मनिर्भर, खुद सेल्फ रिलायंस हो पाएगा, खुद भाई इक्वालिटी मेंटेन कर पाएगा, खुद मॉडर्नाइज होगा, वो सोच अपनी सुधारेगा, समझे। कि एक एक इंडिविजुअल ये चारों चीजें खुद में अप्लाई करेगा ना जब से, तब से धीरे 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 क्या होगा भाई, कंट्री में भी ग्रोथ हो सकेगा। अदरवाइज तो कुछ पॉसिबल नहीं है भाई यहाँ पे इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे हम किसी को समझाने जाते हैं ना, वो हम ही को समझा के बेच देता है वापस, ऐसा है चीज भाई। आपको पता है अभी मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, मेरे साथ रिसेंटली हुई, कुछ दिन पहले ही मेरे अभी क्लासेस के बाहर एक छोटा सा लड़का, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो कितने साल का होगा, 10-11 साल का बच्चा था वो, ठीक है।
अब मैंने उससे पूछा, वो मेरे को बोल रहा था मेरे को है ना भूख लगी है, मेरे को खाने के लिए कुछ दो, ठीक है। अब मुझे ना राजमा चावल खाने, यहाँ पे ना सरदानगर सर्कल के आगे ना यहाँ पे राजमा चावल वाला खड़ा रहता है, प्लीज मुझे ना उसे राजमा चावल लेकर दो, ऐसा जिद कर रहा था वो। तो मैंने बोला चल ठीक है, देख के आते हैं वहां पे भाई राजमा चावल वाला है कोई, तो फिर तेरे को लेके देते हैं, कोई नहीं, पैसे तो नहीं देंगे हम लोग, सिंपल। आपको पता है मैंने उससे और सारी चीजें पूछी कि भाई तू स्कूल जाता है या फिर तू कहाँ से आया है और तू ये काम क्यों करता है, समझे। तो वो बता रहा था कि मैं पाटिया से आया हूँ, मैं ना घर पे मस्ती करता था, तो मेरी मम्मी ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कितना छोटा बच्चा है वो, 10 से 11 साल का खाली बच्चा, इतना छोटा। उसकी मम्मी ने उसको बाहर निकाल दिया। रोज सुबह 10 रुपए में वो रिक्शा से, मतलब पाटिया से सरदानगर आता है 10 रुपए में, फिर यहाँ पर गली गली रोड रोड पे घूमता है, फिर किसी से मांगता है 10 रुपए ताकि वो ना राजमा चावल वगैरह कुछ खा सके, समझे, कुछ खाना खा सके, समझे। बट ये चीज मैंने उसको नोटिस की। आपको पता है मेरे पास वो 1 घंटा बैठा था, मैंने उसको बोला मेरे क्लासेस पे आ जा, मैं मेरे पास में बैठ तू, तो वो 1 घंटा बैठा था। और मैंने उसको बोला तू पढ़ाई, तुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तुझे आगे चलकर पैसे नहीं कमाने हैं, तो बोलता है पैसे कमाने हैं। तो मैंने बोला कि क्या काम करेगा तू, बताओ मेरे को। तो वो बोल रहा था कि मैं ना जो ये लाड़ी नहीं चलाते हैं, जैसे कुछ सामान लोडिंग करना हो इधर से उधर, जैसे कैसे वो पेडल रिक्शा वाला काम, समझे। तो बोलता है मैं वो काम करूंगा। तो मैंने उसको बोला क्यों, तुझे आगे नहीं बढ़ना है, क्यों तुझे पेडल रिक्शा चलानी है। उसको जिद कि नहीं मैं ना यही काम करूंगा। मैं उसको बोलती जा रही हूँ कि तुझे अच्छे स्कूल में या फिर आगे चलकर और ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, तुझे इच्छा नहीं होती है तेरे को कार खरीदने की या साइकिल खरीदने की, एक्टिवा खरीदने की, बाइक खरीदने की, तेरी ऐसी आगे इच्छा नहीं होगी। तो बोलता है नहीं। और आपको मैं बताऊं, मैं खुद शॉक हो गई थी। मैंने बोला चल आजा, मैं ना एक पेज लेती हूँ, मुझे अपना नाम बता, फिर तेरे को ना मैं नाम लिखना सिखाती हूँ। तो है ना, उसको मैंने उसका नाम लिखना सिखाया। आपको पता है 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट्स उसने सारे लेटर्स, अपने नाम के सारे लेटर्स वो सीख गया। मैंने उसको बोला भाई, उसका नाम था सचिन करके, तो मैंने ना उसको SACHIN पूरा ऐसे लिख कर दिया। उसने नोट डाउन किया, उसने ना 10 बार लिखा होगा वो सचिन सचिन सचिन। उसको A to Z लिखने पूरी आती थी, इंग्लिश की पूरी A to Z लिखने आती थी, बताओ। और उसने वो भी बोला कि मेरे को है ना 1 to 200 पूरा लिखने आता है, लेकिन है ना मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आता है। मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि मुझे बोलने नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं, मुझे पता सब है, मुझे लिखने सब आता है। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा रहा था वो लिखने में, मैं जैसे ही लिखूं वो भी फटाफट लिख ले। और विद इन 10 मिनट्स के अंदर उसने अपनी स्पेलिंग लर्न की, उसने स्पेलिंग अपनी मुझे सुनाई और फिर है ना सारी लिखी। और A to H तक हम लोगों ने ना, मैं उसको सिखा रही थी A to H तक, भाई इसको H बोलते हैं, इसको G बोलते हैं, इसको E बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। तो ऐसे मैं उसको प्रोनाउंस करना सिखा रही थी सारा। मतलब आप सोचो कि इतना छोटा बच्चा घर से निकाल दिया इतनी एज में इतनी छोटी एज में उसको घर से निकाल दिया, और गली गली ना रोड रोड घूमता रहता है वो। और मतलब आज बताओ कि अगर वो 20 साल का 25 साल का अगर होगा आगे चलकर, मतलब क्या होगा उसका, कोई है फ्यूचर उसका। यहाँ पर इवन मैं उसको सिखाने के लिए बैठ रही हूँ, मैं उसको बड़े ड्रीम्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ भाई तू बड़े ड्रीम्स देख और तू आगे बढ़ने की कोशिश कर, इवन गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए भाई उसको अगर। लेकिन वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं मैं पेडल रिक्शा ही चलाऊंगा लाइफ में आगे। मतलब आप सोचो कि इतने बच्चे, इतना छोटा बच्चा है जिसको सब पता है, और जो बिना डरे, आज सोचो बिना डरे, मैं उसको बोलती हूँ कि तू रात को क्या करता है, रात को कहाँ पे सोता है, तो बोलता है कहीं पे भी सो जाता हूँ मतलब डेयरिंग देखो कितनी जबरदस्त की डेयरिंग उसकी, उसको कोई डर नहीं इतने साल में, 10 साल में। और 10 साल में हम लोगों को तो अक्ल भी नहीं थी, हमारे पेरेंट्स जो हमको बोलते थे, जिस तरीके के बोलते थे हम लोग वैसा करते थे। और ये 10 साल में, भाई 10 साल का इतना छोटा बच्चा चला आता है, घूमता फिरता है, कोई डर नहीं किसी चीज का। कैसी लाइफ है, बस सोचो। ये तो मैंने प्रैक्टिकली देखी
अभी मतलब लास्ट 10 to 15 डेज पहले की बात है ये, कि कंट्री में कैसा, ये तो एक बच्चा है छोटा सा, एक बच्चा जो खाने के लिए डेली 10 रुपए, भाई 10 से 20 रुपए उसको चाहिए होते हैं खाने के लिए, उसके लिए वो बच्चा इधर से उधर घूम घूम करता होता है। मैं उसको बोलती हूँ कि तेरे को कोई काम नहीं दे रहा है, तो बोलता है कोई काम देता भी है ना तो मुझे खाली 10 रुपए ही देते हैं फिर काम के बदले में। मतलब इतनी हर चीज की समझ है उसको, हर चीज की, और इतना माइंड शार्प, ग्रेस्पिंग सेंस इतना स्ट्रॉन्ग कि 2 मिनट, भाई 2-3 मिनट के अंदर तो उसने अपनी स्पेलिंग सीख ली और मेरे को ओरल भी बता दी अपने नाम की, और मेरे को लिख के भी बता दी कि भाई हाँ मेरा नाम। मैंने बोला कल उठकर तू बैंक वैंक में भाई अपने पैसे जमा करवाएगा तो तुझे साइन तो करनी होगी ना अपने नाम की, तो तेरे को अपना नाम तो आना चाहिए ना। मैं उससे बातें कर रही थी इस तरीके से। मैं कितना छोटा बच्चा, एक ऐसा बच्चा है भाई, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख रही हूँ मैं सामने, ऐसे तो कंट्री में कितने बच्चे होंगे। मतलब उनके मेंटल स्टेटस पे आप सोचो क्या बीतती होगी। मतलब कोई लाइफ नहीं उनकी आगे चलकर, कोई फ्यूचर नहीं, जैसा फ्लो चल रहा है बस वो चलते जा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं बहुत सारे। आज तो हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया है, मतलब कंट्री की आप सिचुएशन देखो कि कैसी लगी पड़ी है। ऐसे बहुत बच्चे आपको मिलेंगे ऐसे रास्ते पे, और ऐसे सब जिनके माइंड्स तो अच्छे हैं ना, ग्रास्पिंग सेंस तो बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन अफसोस उनका नसीब ऐसा है भाई कि उनको देखो। मेरा तो मन ये, मैंने उसको ये भी चीज बोली कि हर रोज तू आना मेरे इधर, मैं तुझे ना आगे पढ़ाऊंगी। तो वो उस दिन के बाद से वो आया ही नहीं फिर से दोबारा, कि यार वो रीजन मुझे तो नहीं पता कि क्या सोच रहा होगा या क्या कुछ भी, बट वो 1-1.5 घंटा मेरे क्लास पे आके बैठा था उस दिन, और उस दिन अच्छे से उसने पढ़ाई भी की थी, और अच्छे से उसको भी जो भी खाना था वो मैं उसको लेकर भी दिया था मैंने उसको, और अच्छे तरीके से बैठा था वो क्लास पे आके। और आगे ना पहले नीचे बैठ गया क्लास पे, तो मैंने उसको बोला नहीं इधर आ, मैं तुझे ना पहले मेरे हैंड वॉश कर दे बाहर से, मैं तुझे सैनिटाइज करवाती हूँ हाथ वगैरह, फिर है ना तू स्टूल पे बैठ यहाँ पे मेरे साथ, तो मैं तुझे पढ़ाऊं अच्छे से। कैसी कैसी लाइफ है यार सच में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग होते हैं यार। चलो तो चारों गोल्स हमारे कंप्लीट हुए, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी और हमारा सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अब कहानी है हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड। एग्रीकल्चर सिचुएशन फ्रॉम 1950 टू 1990 की स्टोरी हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले हाल क्या हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कोई बता सकता है मेरे को? यस मैम स्टैग्नेशन आ गया था कॉलोनियल ओके, में। स्टैग्नेशन। और ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था? मैम वो जमींदारी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हाँ, सेक्टर। जमींदारी सिस्टम। ओके, मैम और यश क्या जमींदारी, बोल रहे हैं? यस, लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। यस, लो लेस प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, ऑफ कोर्स। यस, अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। और एक और था, किसको इंपॉर्टेंस दिया? फूड क्रॉप्स के कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स। Cash crop. कमर्शियलाइजेशन, राइट। तो ये सिचुएशन थी, राइट, बाय फीचर्स और द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये ना ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो 2-5 मिनट के लिए खाली ज्वाइन हो जाना, तो मैं ये वाला स्टार्टिंग वाला थोड़ा टॉपिक कंप्लीट कर